नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ दीपशिखा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर्स। देश की नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। चंडीगढ़ से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की शिक्षा नीति राष्ट्र के निर्माण के लिए एक बेहतर फैक्टर के तौर पर काम करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें देश के भविष्य के निर्माण के लिए युवाओं को इस तरह की शिक्षा की जरूरत है ताकि देश तरक्की कर सके और आगे बढ़े। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी 2 बार शिक्षा नीति को लेकर पिछले दिनों में बैठक की थी। उस दौरान मुख्यमंत्री का ये कहना था कि केंद्र सरकार का शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 2030 का लक्ष्य है, लेकिन हरियाणा 2025 तक देश की शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू करने का प्रयास करेगा। मॉनसून सत्र का नवा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। पेगासस के मसले पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का काम करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा विपक्ष यह भी मांग कर रहा है कि पेगासस के मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और उस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा आज सुबह साइकिल चलाकर संसद भवन पहुंचते हुए नजर आए। महंगाई के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कराते हुए जो है नजर आए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो संसद के सत्र के दौरान आज विपक्षी दलों के सांसद यानी कांग्रेस के सांसदों ने गांधी स्टैचू के सामने एक बार फिर से फार्मर्स प्रोटेस्ट यानी किसान कानूनों को लेकर जो है अपनी मांग को लेकर जो है प्रदर्शन किया। इसके अलावा विपक्ष लगातार जिस तरीके से सदन में हंगामा करता हुआ नजर आता है तो उसके चलते जो सदन की कार्रवाई है एक बार फिर से जो है कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहीं 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। सबसे पहले मंडी लोकसभा उपचुनाव की बात करें तो उसमें कांग्रेस की तरफ से आश्रय शर्मा को संभावित प्रत्याशी माना जा रहा है। वहीं कौल सिंह जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं उनके भी चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से मंडी सीट पर उपचुनाव में सबसे पहला नाम महेश्वर सिंह का है। उसके बाद प्रवीण शर्मा जो कि पूर्व में भाजपा के नेता रहे हैं उनका नाम है। अजय राणा भी एक नाम देखा जा रहा है। इसके अलावा फतेहपुर सीट की बात करें तो यहाँ भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में सुजान सिंह पठानिया के बेटे भवानी पठानिया का नाम सबसे प्रबल माना जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात करें तो कृपाल सिंह परमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। यही नहीं, अर्की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से गोविंद राम शर्मा प्रत्याशी हो सकते हैं क्योंकि 2 बार पूर्व में विधायक भी इसी सीट से रहे हैं। यही नहीं, रतनपाल का नाम भी सामने आ रहा है जो कि पूर्व में वीरभद्र सिंह के अगेंस्ट इसी सीट से चुनाव लड़े थे। इसके अलावा जुब्बल कोटखाई की अगर बात माने तो ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा का नाम प्रबल दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं नीलम सरकैक भी भाजपा की नेता हैं और ऐसे में उनके लिए भी ये चुनौती है कि अब टिकट किस तरह से लिया जाए। यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से इसी सीट पर जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर का नाम लगभग तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इस समय होने वाले उपचुनावों को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जल्द ही जारी की जा सकती है। क्या चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे? क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर को कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी? दरअसल ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीते दिनों में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई थी। उस मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को आगे बढ़ने की रणनीतियों से रूबरू कराया था और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करेगी और क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। अगर प्रियंका जी
गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हाल ही में प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी, जिसमें प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए गांधी परिवार के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया था। और इसी मीटिंग के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 15 अगस्त के बाद मंत्रिमंडल में शामिल सभी नए 43 मंत्री जनता से सीधे संवाद के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी मंत्रियों को 15 अगस्त के बाद जनता से सीधे जुड़ने के निर्देश दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री को जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए पत्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद मंत्रिमंडल में शामिल सभी 43 नए मंत्री जनता से सीधा संवाद करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी नए मंत्रियों को 15 अगस्त के बाद से जनता से सीधे जुड़ने के निर्देश दिए हैं। नए केंद्रीय मंत्रियों को जेपी नड्डा के द्वारा लिखे गए पत्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का भी निर्देश दिया गया है। मेडिकल की पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल सरकार ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण निर्धारित कर दिया है। अब ओबीसी को 27%, जबकि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। इस आरक्षण की नीति से करीब 5,500 छात्रों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला किया है। दरअसल चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिछले जातियों यानी कि ओबीसी और 27% आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फैसला 2021 से 22 के सेशन से लागू होगा। आपको ये बता दें कि हर साल ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस, डेंटल मेडिकल और डिप्लोमा में 5,550 कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलेगा। और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि देश में पिछड़े और कमजोर आयु वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो 2021 से 22 के सेशन से लागू होगा फैसला। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक ये फैसला माना जा रहा है। मेडिकल शिक्षा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी के छात्रों को 27%, तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। 2021 से 22 के सेशन से ये लागू हो सकता है। केंद्र सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज बावल के विश्राम गृह में पहुंचे और उन्होंने हरियाली महोत्सव के तहत आज यहां पौधारोपण का कार्यक्रम का शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने बावल के विश्राम गृह में करीब 1400 पौधों का रोपण कर इस महाअभियान की यहां से शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने जनमानस से कहा कि अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करें ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है उसको दूर किया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि जो चीनी मिलों के में जो घाटा हो रहा है उसको घाटे को कम करने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। इसके लेकर कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। धनबाद से जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत का मामले में अब एक नया एंगल सामने आया है। दरअसल अब इस मामले के अंदर इसे मौत की जगह हत्या के रूप में देखा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि इसको जानबूझ के हत्या को अंजाम दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिस ऑटो चालक का बयान इसमें दर्ज किया गया है उसका कहना यह है कि ऑटो उनका कुछ दिन पहले ही चोरी हो गया था, जिसकी एफआईआर भी वो पुलिस थाने में दर्ज करा चुके हैं। वहीं अब इस मामले के अंदर ऑटो चालक समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कोर्ट की तरफ से जवाब ये सामने आया है कि अगर रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होती है तो सीबीआई को भी इस मामले की जांच सौंपी जा सकती है। धनबाद में मॉर्निंग वॉक कर रहे न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में अब एक और नया मोड़ सामने आ गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिस ऑटो से जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी गई थी वो चोरी का था। ऑटो मालिक का कहना है कि उसका ऑटो चोरी हो गया था, जिस संबंध में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। और अब इस पूरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है, जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा सकती है। असम मिजोरम सीमा पर सोमवार को हुई हिंसक घटनाओं के बाद अब दोनों राज्यों की सीमा पर न्यूट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। न्यूट्रल फोर्सेस की तैनाती खासकर NH 306 के क्षेत्र में की जाएगी। असम मिजोरम की सीमा पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती होगी और न्यूट्रल फोर्सेस की कमान केंद्रीय सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी के हाथ में होगी। आपको बता दें कि सोमवार को हुई हिंसक घटनाओं में असम पुलिस के 6 जवान और एक नागरिक की मौत हुई थी।
मिजोरम सीमा पर हुई हिंसक घटनाओं के बाद से दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने बुधवार को गृह मंत्रालय के द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि दोनों राज्यों के तनावपूर्ण इलाकों में खासकर NH 306 के क्षेत्र में न्यूट्रल फोर्स की तैनाती की जाएगी। असम मिजोरम की सीमा पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती होगी और इस इलाके में केंद्रीय बलों के एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। बैठक में ये भी तय किया गया कि तनाव वाले इलाकों में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए और विवाद के हल के लिए दोनों ही राज्यों के जिम्मेदार अधिकारियों की नियमित बैठक कर समस्या का हल निकाला जाए। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार आशंका जताई जा रही है। वहीं इस बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल ICMR के सीरो सर्वे में पता चला है कि देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी में एंटीबॉडी बन चुकी है। बता दें, अगर किसी देश में आधी से ज्यादा आबादी में एंटीबॉडी बन जाती है तो उसे हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं, यानी इस स्टेज में वायरस अपना असर खो देता है। बता दें, किसी व्यक्ति में एंटीबॉडी या तो वैक्सीन लेने के बाद बनती है या फिर संक्रमित होने के बाद। कोरोना संक्रमण के प्रसार का सही आकलन करने के लिए ICMR की ओर से देश के 11 राज्यों में सीरो सर्वे किया गया, जिसमें पता चला कि देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। आमतौर पर किसी वायरस के खिलाफ अगर आधी से ज्यादा आबादी में इम्यूनिटी विकसित हो जाती है तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं और इस स्टेज पर वायरस अपना असर खो देता है। अगर कोरोना वायरस के बारे में ये बात सच हुई तो इस सीरो सर्वे के नतीजे खुशखबरी वाले हो सकते हैं। और ये बात करें तो राज्यों की, तो सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 7 करोड़ आबादी में से 79% आबादी में एंटीबॉडी बन चुकी है। वहीं बिहार में 75% आबादी में और उत्तर प्रदेश में 71% आबादी में कोरोना एंटीबॉडीज मिल चुकी है, जबकि केरल इस मामले में अभी सबसे नीचे है। केरल में सिर्फ 44% आबादी में एंटीबॉडी पाई गई। एक तरफ सीरो सर्वे में जहां अच्छी खबर सामने आई तो वहीं दूसरी तरफ देश में लगातार कोरोना केसों का 40,000 के आसपास बने रहना नई चिंता का कारण है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में देश में 43,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अकेले केरल में 22,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए। ऐसे में राज्य में कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है। लगातार दूसरे दिन 43,000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले बुधवार को 43,509 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए। 640 संक्रमितों की जान चली गई। देश भर में पिछले 24 घंटे में 38,465 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि कल की अगर बात करें तो 4404 एक्टिव केस बढ़ चुके हैं। बात केरल की करें तो सूबे के अंदर सबसे ज्यादा 22,056 नए मामले दर्ज किए गए। केरल में कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य व केंद्र सरकार सक्रिय हो चुके हैं। राज्य सरकार ने अभी इन वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, तो केंद्र सरकार की ओर से 6 सदस्यीय टीम केरल के लिए रवाना हुई। मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। कहीं गर्मी से राहत मिल रही है तो कहीं जल भराव और बादल फटने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में मंगलवार से शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार बुधवार तक जारी रहा। वहीं लगातार तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं लगातार मौसम सुहावना बना हुआ है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की, तो बादल फटने और जल भराव से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कई लोगों की लापता होने की खबर है तो कई मौत होने की भी खबर सामने आ रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि लगातार जुलाई के अंत तक बारिश बूंदाबांदी होती रहेगी। मौसम ने जहां लोगों को राहत देने का काम किया है तो वहीं कहीं बरसात आफत बनकर बरस रही है। दिल्ली NCR के साथ उत्तर भारत के कई इलाकों में बरसात ने मौसम सुहावना कर दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने से लगातार नदियों में जलस्तर के बढ़ने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने मानसून के कारण 1 अगस्त तक हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र में जो मानसून है वो आफत की बारिश कहीं ना कहीं लेके आया है। महाराष्ट्र के कुछ इलाके जैसे रत्नागिरी, चिपळूण, महाड़, इन इलाकों में तमाम जो पानी भरा हुआ था, धीरे धीरे वो पानी निकल रहा है। लेकिन लोगों की जो मुसीबत है वो सामने नजर आ रही है। लोगों के घरों के अंदर कीचड़ भर चुका है, लोगों को खाने पीने की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को पानी पीने की भी कहीं ना कहीं ज्यादा तकलीफ नजर आ रही है। और वही चिपळूण इलाके के अंदर 15 फीट मगरमच्छ मिलने से लोगों के अंदर हड़कंप मच गया और रेस्क्यू की जो टीम है, वन विभाग की जो टीम है, मौके पे पहुंचती है। जो 15 फीट के मगरमच्छ को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और उसे कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाता है। लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पानी निकलने के बाद एक दहशत का माहौल जरूर है।
जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बरसात और बादल फटने के बाद तबाही का मंजर सामने आया है। मचेल सेक्टर में 40 से ज़्यादा लोग लापता हुए थे। उनके रेस्क्यू के लिए अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क कट चुका है। जम्मू कश्मीर में तबाही की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के ही अमरनाथ गुफा के पास भारी एक बादल फटा और उसके बाद भारी वहाँ पे सैलाब आ गया और वहाँ पे भी तबाही का मंजर सामने आया। पूरे जम्मू कश्मीर में भारी बरसात हुई जिसके बाद तबाही ही तबाही हर जगह देखने को मिल रही है। तेज बारिश होने की वजह से यमुना जल का स्तर बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा और भी गहरा हो गया है। साथ ही करीब 72 घंटे में ये पानी दिल्ली के तटीय इलाके में पहुंच सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की वजह से इस नदी में इतनी हलचल मच गई है। तेज बारिश होने की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा और गहरा गया है। करीब 72 घंटे बाद ये पानी दिल्ली की सीमा पर दस्तक देगा। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से यमुना नदी में तूफान मचा हुआ है। उसका पानी हथनीकुंड बैराज से आगे निकलकर अब दिल्ली की तरफ बह चला है। इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली वालों की मुसीबत अब आगे बढ़ सकती है। करनाल के कतलेड़ी गांव में आज बारिश के चलते सुबह 4 बजे एक बड़ा मकान गिर जाता है। सबसे बड़ी बात है कि यह मकान अभी 6 महीने पहले ही बना था और अभी कुछ काम उस पर चल भी रहा था, लेकिन अचानक पिलर बैठने के कारण पूरा का पूरा मकान गिर गया और घर के अंदर सो रहे 3 महिलाएं, 2 बच्चे और 2 व्यक्ति उस मकान में फंस जाते हैं, मलबे के नीचे फंस जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला गया। कई लोगों को चोटें आई हैं जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया गया, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान जो है परिवार का देखा जा सकता है। घर का नया बना मकान सारा का सारा टूट जाता है। सारा फर्नीचर, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, सब कुछ जो है बुरी तरह से टूट गया। कमल मिड्डा, जनता टीवी, करनाल। रोहतक में लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद जो है गलियों में पानी भर गया है। हम पहुंचे हैं रोहतक के वार्ड नंबर 1 की शिवनगर कॉलोनी में। आप देख सकते हैं इधर, मैं अपना कैमरा उनको कहूंगा एक बार आगे आके दिखाएं कि रोहतक की शिवनगर कॉलोनी में कैसी स्थिति है। अभी भी बारिश होने के बाद स्थिति ये है कि रोड जरूर पक्का है लेकिन पानी यहाँ पर अभी भी भरा हुआ है। देखिए, सुबह से बारिश नहीं हो रही, कल बारिश हुई थी लेकिन उसके बावजूद जो है 2 दिन तक पानी अभी भी, देखिए जो गली है लबालब भरी हुई है। यहाँ रिहायशी इलाका है पूरी तरह से, जो कॉलोनी है ये, और जो उसके बावजूद जो है लोगों को यहाँ से इसके पानी के अंदर से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि तो लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी से कई बार अवगत करवा चुके हैं लेकिन स्थिति तस की मस ऐसे ही है क्योंकि यहाँ के जो सीवर हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं और उसके बावजूद जो है पानी, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से बच्चे भी यहाँ से निकलते हैं। स्कूल के बच्चे जो जाने का रास्ता मेन इस कॉलोनी का यहीं से है और उसके बाद जो है स्थिति ऐसे के ऐसे है। आप देख सकते हैं लगातार हम भी जो है यही दिखा रहे हैं कि कैसे जो है स्थिति, कैसे जीवन यापन, क्योंकि लगातार लोगों का यही कहना है कि बीमारियां भी लगातार हो रही हैं, मौसम भी ऐसा है और ऐसे में प्रशासन जो है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। एमसी से भी हमने बात की, एमसी का भी यही कहना है कि वो 1 दिन के धरने पर जरूर बैठे थे, फिर उन्होंने भी जो है आला हाई कमान को जो अवगत कराया लेकिन उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हालांकि अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो अनिश्चितकाल हड़ताल पर धरने पर बैठने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अभी हम मौजूद हैं जिला चंबा में। अगर चंबा की बात की जाए तो चंबा में 3 दिन तक भारी बारिश हुई जिस कारण कई जगह पर भूस्खलन हुआ और कई मार्ग बंद हो चुके थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने युद्ध स्तर पर काम किया और कई मार्गों को बहाल कर चुका है और कई मार्गों को बहाल किया जा रहा है। वहीं अगर दूसरी ओर किसानों की बात की जाए तो किसानों की फसल भी तबाह हो चुकी है इस बारिश के कारण। जिस प्रकार से किसान काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। अब किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जल्द उन्हें मुआवजा दिया जा सके जिससे उनकी परेशानी कम हो सके। प्रदेश के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है जिसके चलते हमीरपुर जिला में भी बारिश हो रही है। दोपहर बाद जमकर बारिश हुई है हमीरपुर में। अब अभी भी बारिश जो है चली हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ हमीरपुर जिले में पूरी बारिश लगी हुई है और जिससे जो जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को घरों में पहुंचने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता वनिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमीरपुर में बीते 24 घंटों में बारिश के कारण जो है 6 करोड़ रुपए का जो है नुकसान पहुंच चुका है, जिसके अंतर्गत जो है भिवीन पानी की स्कीमें हैं, लहासे हैं और अन्य स्थान हैं जहां पर जो है ये जो आंकलन किया गया है 6 करोड़ रुपए का नुकसान हमीरपुर जिला में बारिश के चलते हुआ है। आप अभी भी देख सकते हैं कि जो बारिश चली हुई है जिसके कारण जो है आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश अभी भी आसमान की तरफ देखें तो पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते जो है लोगों को काफ़ी परेशानी भी पेश आ रही है। लगातार बारिश होने से जहां किसानों को फसल का डर पैदा हो रहा है कि इससे जो है फसल को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है, वहीं बात की जाए तो सड़कें जो भी हमीरपुर में कुछ स्थानों पर अवरुद्ध रहीं, बड़े बड़े लहासे गिरे हैं, जिसके चलते जो है यातायात कुछ देर के लिए बाधित रहा। लेकिन लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद इन रास्तों को खोल दिया गया है और यातायात जो है पूरी तरह से हमीरपुर में बहाल कर दिया गया है। बरसात के आई अधिकारियों द्वारा बाढ़ निकासी के किए गए प्रबंध दम ही तोड़ गए। घरों, दुकानों, गलियों, सड़कों और सरकारी दफ्तरों में पानी ही पानी है। पानी का जल स्तर आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में इस कदर बढ़ा है कि लोगों को घर से बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिल पा रहे और जिन घरों में पानी का जल स्तर अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ा है वे लोग अपने बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। अधिकारियों और स्थानीय नेताओं से जब इस समस्या को लेकर सवाल किया जाता है तो जवाब एक ही मिलता है, 100 करोड़ रुपए आने वाले हैं। 100 करोड़ कब आएंगे और बुनियादी सुविधाएं कब उपलब्ध हो पाएंगी, इसका जवाब न तो नेताओं के पास है और न अधिकारियों के पास। इसलिए कलाय क्षेत्र की जनता प्रदेश मुख्यमंत्री से यही मांग कर रही है कि कलाय में जिस प्रकार निकासी की व्यवस्था बिगड़ रही है उसके ऊपर प्रदेश मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लें ताकि कलायत की तस्वीर बदले और लोगों को समस्या से निजात मिले। हिमाचल प्रदेश में चट्टानें गिरने से इस बरसात में कई लोग जो हैं वो मौत का ग्रास बन चुके हैं। बात मैं अगर ज्वालामुखी की करूं तो इस मुख्य मंदिर मार्ग पर कुछ वर्ष पहले इसी तरह से चट्टानें गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले 10 दिन की बात करूं तो 2 बार इस तरह के हादसे जो हैं इस मुख्य मंदिर मार्ग पर सामने आए हैं, जब ऊपर से जो है वो लैंडस्लाइड जो है इस मुख्य मंदिर मार्ग पर आया है। पूरे प्रदेश के हादसों से सबक लेते हुए अगर यहाँ पर कोई उचित कदम नहीं उठाए गए तो जल्दी यहाँ कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। ग्रामीण स्तर पर सरकारी स्कूल अब उदाहरण बनकर पेश हो रहे हैं। सोनीपत के गांव शहजादपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के टीचर जो हैं वो स्टेट अवार्ड के लिए चुने गए हैं और उनको शिक्षक दिवस पर जो है सम्मानित किया जाएगा। दरअसल सोनीपत के गांव शहजादपुर के रहने वाले राजेश कुमार जो है अपने स्कूल में उन्होंने न केवल बहुत सीमित संसाधनों के चलते बच्चों की बढ़ोतरी करी, बल्कि जो गांव-गांव जाकर घर-घर जाकर जो है बच्चों की शिक्षा में भी अपना योगदान दिया है। और जहां करीबन 2016 में करीबन 42 बच्चे होते थे, आज यहां पर करीबन 112 बच्चे जो है बढ़ोतरी हो चुकी है और जो काफी सराहनीय है। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।